Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be talking about the second unit of the chapter decolonization of एशिया एंड अफ्रीका एंड इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था. तो बेसिकली बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, यही था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्हें अफ्रीकन कंट्रीज़ को कैप्चर करना था. क्यों? क्योंकि अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए ट्रेडिंग वहाँ पे अच्छे से कर पाते, वो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अच्छे थे, रिसोर्सेज अच्छी थी. इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो चाहते थे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को वो कैप्चर कर ले. और पता है क्या हुआ? लेट 19th सेंचुरी तक आते आते जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वो डिवाइड हो चुके थे. किन के बीच में डिवाइड हो चुके थे? यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में. तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बेसिकली क्या किया, एक यूरोपियन कंट्री ने कहा कि भैया देखो ये पार्ट हम लेंगे, ये अफ्रीकन कंट्री हम लेंगे, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो. तो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वो डिवाइड हो गए सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है. और इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटरफेयर कर रहा था, सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिल मची थी तो वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट. मतलब इसको हर जगह टांग अड़ाना है. ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कैप्चर एवरीथिंग इन अ वे. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता नहीं क्या दिक्कत था, उन्हें बस चाहिए था, उनको जितना से जितना वो कैप्चर कर पाते अफ्रीकन कंट्रीज़ को वो उतना करना चाहते थे. 1821 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्राइवेट अफ्रीकन कंपनी थी, उससे जाके कहते हैं कि देखो भैया आप हमें जो गोल्ड कोस्ट है ना वो दे दो, हमें उसका कंट्रोल चाहिए. हद है. बट कोई नहीं, उन्हें देना पड़ा, उस प्राइवेट अफ्रीकन कंपनी को वो देना पड़ा. तो 1821 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, गोल्ड कोस्ट का कंट्रोल ले लिया. ठीक है. 1844 में एक फैंटी था जो कोस्टल पीपल का रूलर्स होता है ना, वो उसे फैंटी वो था. तो 1844 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया और उसको भी कैप्चर कर लिया. उसके बाद एक ट्रूप था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका नाम था अशांतीज, जो कि सेंट्रल घाना में रहते थे. उनको भैया बहुत गुस्सा आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ये मतलब हद है, तुम कैसे कर सकते हो ऐसे, है ना. तो अशांतीज ने क्या किया, अशांतीज ने एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू किया, आवाज़ उठाना शुरू किया. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बार बार अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से कैप्चर कर रही थी ना उनके एरियाज़ को, उनके पार्ट्स को, उन्होंने कहा कि तुम देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम निकल लो यहाँ से. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके साथ लड़ाई करी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इवेंचुअली जीत गई. क्योंकि ऑब्वियसली अशांतीज एक छोटा सा ग्रुप थे, कैसे वो जीतते ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, राइट. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना एक अटलांटिक चार्टर साइन हुई थी, जो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 चैप्टर में समझाया है ना, इफ़ यू कैन रिमेंबर. और अगर आपको नहीं पता क्या है अटलांटिक चार्टर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियोस, वहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को कि अटलांटिक चार्टर क्या होता है. ठीक है. तो बेसिकली अटलांटिक चार्टर के थ्रू एक प्रोविजन थी, एक काइंड ऑफ रूल था, जहाँ पे ये बोला गया था कि जितने भी कॉलोनीज़ है ना, इंपीरियल कॉलोनीज़, उसको हम फ्रीडम दे देंगे. जितना भी कैप्चर कर रखा है, कॉलोनाइज कर रखा है इन सारे यूरोपियन पावर्स ने या जिसने भी, उसे हम मतलब इंडिपेंडेंस दे देंगे. तो जितने भी यूएस और अफ्रीकन कॉलोनीज़ थे उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर ये प्रेशर डाला कि भैया देखो अटलांटिक चार्टर में ऐसा लिखा है तो आप इंडिपेंडेंस दो. तो फिर चर्चिल ने क्या किया, जो कि प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के, उसने उस चार्टर का जो भी लिखा हुआ था ना उस पर, उसको गलत पढ़ा, उसको मिस ट्रांसलेट कर दिया ताकि लोग वो ढांचे में आ जाए और फिर उस पर मतलब ब्रिटेन पे ये प्रेशर ना दे कि आप इंडिपेंडेंस दो, जितने भी कॉलोनीज उसको इंडिपेंडेंस दो, ऐसा. ठीक है. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देखा गया कि जो अफ्रीकन लोग थे ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म आने लगा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा देश के प्रति भावना आने लगा कि हमारा देश कैसे किसी के अंडर हो सकता है, हमारे देश को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारे देश को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है. तो क्योंकि क्या हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो थे वो ब्रिटेन और यूएसए गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए. तो उन्हें वहाँ जब वो गए तो अफ्रीकन बेसिकली थोड़े डस्की स्किन टोन होता है उनका, है ना. तो वो वहाँ गए तो उन्हें काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा. लोग ऐसे गोरे काले के बीच में भेदभाव करते थे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उन्हें लगा कि ये जो कॉलोनाइजेशन है ना, जो बाकी कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमें कॉलोनाइज करके रखा है, वो इसलिए करके रखा है क्योंकि वो गोरे लोग हैं और हम काले लोग हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि गोरे लोग हमेशा सुपीरियर होते हैं काले लोगों से. ठीक है. तो काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन फील हुआ उनको, काफ़ी बेइज्जती फील हुई जितने भी अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे उनको. तो उन्होंने कहा कि भैया देखो अब हम वापस अपने देश में जाएंगे और अपने देश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे. वहाँ से जितने भी कॉलोनियल रूल है, जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको वहाँ से हम निकालेंगे और अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस देंगे. ठीक है.
तो अब हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्या होता है इसमें। तो जो गोल्ड कोस्ट था ना 1920s में, जब ब्रिटेन ने वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल शुरू कर दिया है ना, ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था ना गोल्ड कोस्ट को, तो वहाँ पे फिर 1920 से ब्रिटेन ने फिर वहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना रूल, ठीक है। और जब ब्रिटेन ने स्टार्ट किया अपना रूल, तो जो ऑपोजिशन थे ना, जो अफ्रीकन के लोग थे, जो नेशनलिज्म पे बिलीव करते थे, जो चाहते थे कि उनका कंट्री इंडिपेंडेंट हो, उन्होंने फिर ब्रिटेन को अपोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ड्यूरिंग 1940s द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम फॉर इंडिपेंडेंस आफ्टर पुलिस ओपन फायर इन Accra, द कैपिटल ऑफ घाना, और अ प्रोसेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो बेसिकली क्या हुआ, घाना एक एरिया था अफ्रीका में, उसकी कैपिटल कौन सी थी, एक्रा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, राइट। तो वैसे ही घाना की कैपिटल थी एक्रा। तो वहाँ पे जो कुछ सर्विसमैन थे, मतलब जो लोग काम करते थे, उन्होंने एक काइंड ऑफ रैली शुरू किया गवर्नमेंट के खिलाफ। वो एक रैली में मतलब उन्होंने एक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ रैली शुरू किया और कहा कि अपनी मांगे रखी सामने गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमें आप इंडिपेंडेंस दो, वी वांट इंडिपेंडेंस, वी डोंट वांट दिस कॉलोनियल रूल, वी वांट आवर नेशनलिज्म टू बी प्योर एंड एवरीथिंग, ऐसा वो चाहते थे। उन्हें इंडिपेंडेंस बेसिकली चाहिए थी। तो उन्होंने एक लंबी रैली शुरू की, और ये देख के ना जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये सब कब हुआ, 1940s में। तो ये जो मोमेंटम एक तरह से मिल गया किसको, वो नेशनलिस्ट लोगों को। लोग और फिर आने लगे कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंस का मांग कर रहे हैं, तो आप हमें मार कैसे सकते हो। लोग और गुस्सा हो गए, और ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एक तरह से। क्योंकि देखो, अगर ये सिंपल प्रोसेशन रहता, मतलब सिर्फ रैली चल रही है, उतने लोग, कुछ हो नहीं रहा, बस नॉर्मल सी रैली है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर नॉर्मल और सिंपल रहता तो शायद इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता एक तरह से। बट क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया, तो एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि ड्यूरिंग 1940s द मूवमेंट गेन मोमेंटम फॉर इंडिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन गया, है ना। तो जोसेफ डैंको एंड अदर लीडिंग नेशनलिस्ट फाउंडेड द United Gold Coast Convention in August 1947 and invited Kwame Nkrumah to lead the campaign for representative self-government, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, ये जो रैली शुरू की थी ना, ये यहाँ पे इसको लीड कौन कर रहा था, जोसेफ डैंक्वा, ये उसे लीड कर रहे थे। अगेन इट्स अ फैक्चुअल डिटेल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोसेफ डैंक्वा जो है वो इस रैली को लीड कर रहे थे। उन्होंने फिर एक काइंड ऑफ, एक तरह से ये कह सकते हो पार्टी काइंड ऑफ कह सकते हो, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पार्टी बट एक काइंड ऑफ पार्टी कह सकते हो। उसका नाम था यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन। इसे अगस्त 1947 में जोसेफ डैंक्वा ने फाइंड किया, मतलब इसको नाम दिया उस लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको मिला के उन्होंने ये कहा, इसको बनाया, इसको फॉर्म किया। और क्वामे नकुरमा एक थे, उनको उन्होंने बुलाया कि हमें जो है, हम सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। किसे उन्होंने कहा, क्वामे नकुरमा को, ठीक है। बट इवेंचुअली नकुरमा और डैंक्वा दोनों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, और दोनों जो है अरेस्ट हो गए, और जितने भी उनके अलाइज थे, मतलब जितने भी लोग उनका साथ दे रहे थे, उन पे बहुत हैवी फायरिंग हुई, और ये सारा कुछ जो भी हो रहा था वो बंद हो गया, ठीक है। 1949 में कन्वेंशंस ऑफ पीपल पार्टी लेड बाय नकुरमा ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड फार्मर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मास मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। अब नकुरमा ने बहुत अच्छा काम किया। 1949 में उसने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी, और वहाँ पे उसने किसे किसे गैदर किया, वर्कर्स को और फार्मर्स को, मतलब जो कॉमन पीपल होती है ना, कॉमन पब्लिक, उसे मतलब अरेंज किया, उसे ऑर्गेनाइज किया, उसे अपने साथ लाया, और उसे उस मूवमेंट में, उस मास मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस में शामिल किया, ठीक है। किसे किसे, वर्कर्स और फार्मर्स को। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय नकुरमा टू प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्शन बाय यूनिवर्सल सफरेज। नकुरमा ने क्या कहा कि अगर कोई भी हमें रूल करेगा तो एक काइंड ऑफ इलेक्शन होगी, लोग इलेक्ट करेंगे यूनिवर्सल सफरेज से। मतलब ये एक तरीका होता है, जैसे इंडिया में है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो भी कह लो, कि 18 साल और उसके ऊपर के लोग ही जो है वोट कर सकते हैं, उन्हें ही वोटिंग राइट्स हैं। तो वैसे ही वहाँ पे भी यूनिवर्सल सफरेज शुरू हुआ, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल दिया नकुरमा ने, और डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही, ठीक है। But this was opposed by the National Liberation Movement led by Kofi
बूसिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये जितने भी नाम है और जितने भी पार्टी के नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो जब नकुरमा ने अपना ये जस्ट अ मोमेंट, जब नकुरमा ने अपना कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी शुरू किया और जब वर्कर्स और फार्मर्स को अपने साथ इंक्लूड किया और इंडिपेंडेंस की बात कही, तब किसने अपोज किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की, तो किसने अपोज किया इस चीज़ को? नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के जितने भी लोग थे उन्होंने अपोज किया, और इसके लीडर कौन थे? कोफी बूसिया, ठीक है। NLM opposed CPP for its limitation on the powers of tribal chiefs। मतलब NLM कौन है? नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, और CPP कौन है? कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी। मतलब कोफी बूसिया की जो पार्टी थी उसने नकुरमा की पार्टी को अपोज किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था, कोफी बूसिया को ऐसा लगता था, अगर ऐसी इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी तो जो ट्राइबल चीफ्स हैं ना, उनके ऊपर खतरा हो सकता है, उनके पावर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, एक सेंट्रल रूलर बन गया, तो जितने भी ट्राइबल लीडर्स थे उनकी पावर तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि जो भी रूल्स होगा, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। तो फिर ट्राइबल रूलर्स के पास जितनी पावर्स थी वो तो चली जाएगी। इसीलिए कॉफी बूसिया इस चीज़ को अपोज कर रही थी, जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट थी वो इस चीज़ को अपोज कर रही थी। NLM now wanted to establish a federal state with regional governments, while CPP advocated a unitary state। अब CPP जो है वो एक यूनिटरी स्टेट चाहती थी, जहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया एक यूनिटरी प्लस फेडरल दोनों है ना। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे कुछ पावर्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ पावर्स दोनों के पास है ना, ऐसी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, जो नकुरमा की पार्टी थी, CPP कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी, वो चाहती थी कि यूनिटरी स्टेट हो, मतलब सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वही सारे डिसीजंस ले, और उसे हम लोग खुद ही इलेक्ट करें, बट एक ही गवर्नमेंट हो जो सारे डिसीजंस लेंगे। कोई भी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी ट्राइबल लीडर्स नहीं होने चाहिए। और NLM का क्या मानना था? कॉफी बूसिया का जो पार्टी था, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट वाला, वो ये चाहते थे कि एक फेडरल स्टेट हो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और स्टेट गवर्नमेंट भी हो, मतलब एक सिंगल अथॉरिटी एट द टॉप भी होनी चाहिए, और छोटे छोटे जितने भी होते हैं ना गवर्नमेंट्स, वो भी होना चाहिए स्टेट लेवल पे, ठीक है। दिस वॉज देयर मेन, कहते हैं ना, कॉड ऑफ डिसेंट कह सकते हो, ये था उनके बीच में। फिर अनदर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड इन अप्रैल 1954, एस्टैब्लिशिंग a cabinet comprised of African ministers that were drawn from all African legislature chosen by direct election। In this election, CPP won the majority seat in the new legislative assembly। तो अप्रैल 94 में क्या हुआ? 1954 में वहाँ पे क्या हुआ, एक कैबिनेट फॉर्म हुई जहाँ पे अफ्रीकन मिनिस्टर्स थे, जितने भी अफ्रीकन लेजिस्लेचर्स थे, उन सारे जगहों से अफ्रीकन मिनिस्टर्स आए, जिसे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया गया था। और इस इलेक्शन में कौन जीतता है? CPP, जो कि नकुरमा की पार्टी थी, वो जीतती है, और एक न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होता है। Prime Minister Nkrumah Gold Coast government issued a white paper containing proposals for Gold Coast independence in May 1956। अब नकुरमा जैसे ही पावर पे आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जीतती है तो नकुरमा पावर पे आएंगे ऑब्वियसली, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उन्होंने कहा कि जो गोल्ड कोस्ट गवर्नमेंट है, जो कैप्चर किया हुआ था ब्रिटिश ने, उसे रिलीज़ करेंगे, उसे इंडिपेंडेंस देंगे हम। कब? मई 1956 में उन्होंने ये चीज़ पेपर पे लिख के कही। ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ अग्रीड फॉर इंडिपेंडेंस व्हेन मेजॉरिटी ब्रिटिश टोगोलैंड रेसिडेंट्स वोटेड फॉर यूनिफिकेशन विद द इंडिपेंडेंट गोल्ड कोस्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये मान गई, जो नकुरमा ने कहा कि गोल्ड कोस्ट को इंडिपेंडेंस देना चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी मान गई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी टोगोलैंड रेसिडेंट्स थे ना, टोगोलैंड एक एरिया था, वो भी यही चाहते थे कि वो गोल्ड कोस्ट के साथ यूनिफाई हो जाए। टोगोलैंड एक अफ्रीकन एरिया था जिसे ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा था, तो टोगोलैंड भी चाहता था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ना रह के वो फिर से यूनिफाई हो जाए, किसके साथ? गोल्ड कोस्ट के साथ। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर मान जाती है। फिर 6 मार्च 1957 को स्टेट ऑफ घाना का फॉर्मेशन होता है, नेम्ड आफ्टर मेडिवल वेस्ट अफ्रीकन एम्पायर। और इसका नाम, घाना का नाम कहाँ से आया? एक वेस्ट अफ्रीकन एम्पायर था जो मेडिवल पीरियड में एग्जिस्ट करता था, उसके नाम के बाद आया था, और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है विद द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो 6 मार्च 1957 को स्टेट ऑफ घाना फॉर्म होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं जो भी कह रही हूँ। आई एम मेकिंग दिस वेरी इजी फॉर यू। मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप एग्ज़ाम में जब लिखो तो आपको याद रहे कि
स्टोरी बेसिकली थी क्या। यू नो व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, विच विल रियली हेल्प यू। ठीक है, सो okay, moving on, rule of Nkrumah. So Nkrumah was the first prime minister of Ghana. He was born in 1909 and became a teacher. He completed his Bachelor of Arts in 1939 and MA in Philosophy in 1942 from the University of Pennsylvania. He returned to London and founded the West African National Secretariat to work for the decolonization of Africa. He was a socialist in outlook and wanted to industrialize the country for better living conditions of the people. तो नकुरमा जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं घाना के। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या नहीं, वही यहाँ पे लिखा है, वो आप पढ़ सकते हो। अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आती है तो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, नकुरमा ने ही क्या फाइंड किया था वेस्ट अफ्रीकन नेशनल सेक्रेटरीट। और क्यों फाइंड किया था इसको, ताकि वो डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका के लिए काम कर पाए। जो अफ्रीका को वेस्टर्न पावर्स ने, यूरोपियन पावर्स ने कैप्चर कर रखा था, उनको उनके चंगुल से मतलब निकाल सके, उनके पावर और अथॉरिटी से उसे निकाल सके, इसलिए उन्होंने ये फाइंड किया था वेस्ट अफ्रीकन नेशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो नकुरमा जो थे वो एक सोशलिस्ट थे। उनका देखने का तरीका, उनका नज़रिया एक सोशलिस्ट भरा था। मतलब उनका ये नहीं था, एक अथॉरिटेटिव रूल वाला नहीं था कि मैं ही सिर्फ, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। उनका था कि पैसे जो हैं वो सब में बंटने चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, है ना। और वो कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे, इंडस्ट्रीज बिल्डअप करना चाहते थे और लोगों के लिविंग कंडीशंस को भी बेहतर करना चाहते थे। ठीक है, एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट ही फेस्ड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। तो जब कोई भी लीडर बनता है तो उसके सामने काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो नकुरुमा के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे? फर्स्ट, to learn how to govern. Second, how to unify the 4 territories of Gold Coast. And third, to win his nation's complete independence from the United Kingdom. तो 3 चैलेंजेस थे, 3 प्राइमरी चैलेंजेस थे, जिसे नकुरमा ने 3 गोल्स अपने बताए थे। एज अ लीडर उसके क्या 3 गोल्स थे वो उसने बताए थे। वो क्या था? पहला तो ये था कि पहला उसे ये सीखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। ऑब्वियसली उसने कोई ऐसा पढ़ाई नहीं की होती है ना, किसी ने भी नहीं की होती है एक्चुअली। कोई भी अगर लीडर बनता है तो वो स्पेसिफिक कोर्स थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाते हैं, उसका कोर्स थोड़ी होता है, नहीं ना। तो वही तो पहला उसका गोल ये था कि मैं पहले ये सीखूंगा कि गवर्नमेंट को कैसे चलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या गोल था कि गोल्ड कोस्ट के ना 4 टेरिटरीज थे, तो गोल्ड कोस्ट को इंडिपेंडेंस देना और गोल्ड कोस्ट को के चारों टेरिटरीज को एक साथ लाके उसे यूनिफाई करना, उसे एक बनाना। ठीक है, वो उसका सेकंड गोल था। तीसरा गोल क्या था कि अफ्रीका का कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटेन ने उसे कैप्चर कर रखा था, यूनाइटेड किंगडम ने, उससे अफ्रीका को उसके चंगुल से निकालना, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना अफ्रीका को। ठीक है, और नकुरमा जो है वो इन तीनों गोल्स में सक्सेसफुल रहे। हमने अभी पढ़ा तीनों गोल्स जो उसके थे उसने वो फुलफिल किया। और 6 मार्च 1960 को ही डिक्लेयर्ड घाना इंडिपेंडेंट। तो 6 मार्च 1960 को घाना को नकुरमा ने इंडिपेंडेंट घोषित किया। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, 6 मार्च 1957 लिखा है और यहाँ पे 6 मार्च 19 1 मिनट जस्ट 6 मार्च 1960 लिखा है। विच वन इज़ द करेक्ट वन? इसका कन्फ्यूजन मुझे भी है, बट स्टिल एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी, क्योंकि 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कौन सा सही है, दैट्स अ कन्फ्यूजन। तो आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द कॉमेंट्स बिलो। ठीक है, don't worry about that. The country became a Commonwealth realm. The new draft constitution made a provision to surrender Ghanaian sovereignty to a union of African states. The constitution was ratified and Nkrumah was elected president of the country. Under his leadership, the country adopted some socialist policies. He created a welfare system. Main export of Ghana was cocoa and production doubled. तो बेसिकली फिर घाना इंडिपेंडेंट होती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, नकुरमा को वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट, मतलब लोग वोट करके उसे इलेक्ट करते हैं नकुरमा को प्रेसिडेंट अपने कंट्री का। और नकुरमा फिर आते हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जहाँ पे उनका ये मानना था कि जो भी पैसे हैं, जो भी वेल्थ है, जो भी इकोनॉमी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब में होना चाहिए, ना कि किसी एक के पास, है ना। एक वेलफेयर सिस्टम, लोगों के प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए वो उनके लिए स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो भी था वो निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है ना। तो घाना का मेन एक्सपोर्ट क्या था? कोकोआ था। तो घाना जो है वो कोकोआ का एक्सपोर्टेशन करती थी और इसकी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई थी।
है ना। नकुरमा के लीडरशिप के अंडर कोकोआ का जो एक्सपोर्ट था वो डबल हो गया था। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल ब्रीडिंग एक्सपैंडेड रैपिडली। ये तीनों चीज़ें भी, ये तीनों सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करी। क्या क्या? फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल ब्रीडिंग, ये सब। Country's modest deposits of gold and bauxite were effectively exploited. A dam on Volta River was constructed to provide water for irrigation and hydroelectric power production, producing enough electricity for the people. Government funds were also spent for village projects in which village people built roads and schools. Free healthcare and education was introduced. तो बेसिकली क्या नकुरमा की लीडरशिप के अंदर क्या क्या हुआ, जो भी गोल्ड और बॉक्साइट कंट्री में पाए जाते थे उसका भी एक तरह से अच्छे से यूज़ हुआ, ठीक है। जो एक्सप्लॉइट हो गया था, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उसको भी, वो भी कम हुआ, ठीक है। वोल्टा रिवर के पास डैम कंस्ट्रक्शन हुआ ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो जनरेट कर पाए, इरिगेशन जो भी फील्ड्स में है वो हो पाए। उस डैम की वजह से वोल्टा रिवर पे एक डैम फॉर्म किया था इन्होंने ताकि इरिगेशन भी अच्छा हो सके, वाटर आए इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट हो, फिर ताकि इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुँचे, है ना। फिर गवर्नमेंट फंड भी जो मिल रहे थे वो जो विलेजेस में रोड वगैरह को सही करने के लिए, स्कूल्स को बनाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ हो रहा था गवर्नमेंट का फंड। और हेल्थ केयर और एजुकेशन जो था वो फ्री था उस टाइम पे, ठीक है। इसकी वजह से नकुरमा को काफ़ी नकुरमा की वाहवाही हुई, लोग उसको काफ़ी प्रेज़ कर रहे थे, तारीफ़ें कर रहे थे, और ये सब हुआ। फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को भी सपोर्ट किया नकुरमा ने, जो 1963 में सेटअप हुआ था, और फॉरेन लिंक्स भी मेंटेन करके रखा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है जो 1963 में सेटअप हुआ था, और ये क्यों सेटअप हुआ था? ताकि यूएसएसआर और चाइना जो है ना उनके साथ अफ्रीका की लिंक अच्छी रहे, है ना। यू हैव टू मेंटेन, आप कोई भी किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल बॉन्ड्स मेंटेन करके रखना चाहिए, उसके अलाइज होने चाहिए। तो उसको भी सपोर्ट किया किसने? नकुरमा ने, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नकुरमा को ओवरथ्रो क्यों किया गया था। वाई वॉज नकुरमा ओवरथ्रो, ठीक है। So, Nkrumah tried to introduce industrialization very quickly. For this, he borrowed huge amount of capitals from abroad, hoping to balance the budget from increased exports. He reasoned that if Ghana escaped the colonial trade system by reducing dependence on foreign capital, technology and material goods, it would become ट्रूली इंडिपेंडेंट। अब नकुरमा जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़े, ठीक है। इसकी वजह से उसने क्या किया? उसने लोन लिया दूसरे कंट्रीज से, और उसने सोचा कि ये जो है लोन मैं फुलफिल कर दूंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पैसे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाऊंगा, जो एक्सपोर्ट करूंगा ना मैं, कोकोआ जो मेन उनका प्रोडक्ट था, एक्सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा होता था, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं ये लोन को फुलफिल कर दूंगा। और क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा कंट्री और आगे बढ़े और इंडिपेंडेंट हो, टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी हो, है ना। ये सब की वजह से नकुरमा ने वो लोन वोन लिया। बट क्या हुआ कि एक सडन फॉल हुआ कोकोआ के प्राइसेस में पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। मतलब क्या कि कोकोआ का जो जितना पैसा कोकोआ के प्रोडक्शन पे मिलता था ना, उसके सेल जितना उस पैसे पे उसका सेल होता था वो गिर गया, मार्केट गिर गया, पूरा सडन फॉल हुआ मार्केट में, कोकोआ के मार्केट में, जिसकी वजह से नकुरमा के पास और ज़्यादा पैसों की कमी आ गई, जिसकी वजह से वो पैसे वापस नहीं कर पाया। जो उसने फॉरेन कंट्री से वापस लिए थे पैसे, वो वापस नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो उसने लोन लिया था और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहा था, फिर बहुत सारे अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स पे उसने पैसों को का इन्वेस्टमेंट किया था। जैसे कि 10 माइल स्ट्रेच उसने एक किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें वो एक मोटरवे बनाएगा, जो एक्रा है ना, कैपिटल एक्रा, वहाँ से लेके टेमा तक एक मोटरवे बनाएगा 10 माइल का। उसके लिए वहाँ पे उसने पैसे इन्वेस्ट किए, जो कि कोई काम का नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, बट फिर भी उसने ऐसा किया नकुरमा ने। तो काफ़ी उसके पास पैसे, लोन वोन आ गया था, ठीक है। ये पहला रीज़न था नकुरमा के डाउनफॉल का, और फिर इवेंचुअली उसको जो ओवरथ्रो कर दिया गया था उसका। नकुरमा स्लोली अबैंडन्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ वन पार्टी सिस्टम एंड पर्सनल डिक्टेटरशिप। दिस वॉज प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल। अब नकुरमा ने क्या किया? नकुरमा पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर बिलीव करता था। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट बोली, उसने बोला कि इलेक्शंस होंगे, जो लोग चाहेंगे, जिस भी लीडर को वो देखना चाहेंगे वही आएगा सत्ता पे। बट इवेंचुअली उसने क्या किया? उसने बोला कि नहीं, अब पूरे अफ्रीका में वन पार्टी सिस्टम होगा और मैं डिक्टेटरशिप करूंगा, मतलब मैं जो बोलूँगा वही होगा, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था नकुरमा के डाउनफॉल का, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आया कि तुम अपना अथॉरिटी हम पे थोप कैसे सकते हो, है ना।
उसके बाद फ्रॉम 1958 नकुरमा's regime became increasingly authoritarian. After the gold miners' strike of 1955, he introduced the Trade Union Act, and this made strikes illegal because, in his opinion, it went against the idea of rapid industrial development. अब 1958 से ही नकुरमा ने अपना वो टोटलिटेरियन, अपना वो डिक्टेटरशिप वाला चीज़ शुरू कर दिया, एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, एक तरह से नॉट टोटलिटेरियन बट अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटरशिप वाला जो भी उसका था वो शुरू कर दिया उसने. और उसके बाद गोल्ड माइनर एक स्ट्राइक हुई थी 1955 में. उसके बाद नकुरमा ने एक एक्ट लागू किया, ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसके थ्रू उसने ये बोला कि अगर कंट्री में कोई भी स्ट्राइक करता है तो उसे इलीगल माना जाएगा और उसे फिर हथकड़ी पहना के उसे फिर जेल के अंदर या फिर उसे मार भी दिया जा सकता है ना, ऐसा उसने कहा, विच वॉज रियली बैड. उसने और फिर उसने रीज़न क्या दिया इस चीज़ का कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये एक तरह से बाधा बनती है, जितने भी स्ट्राइक्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोकती है, इसीलिए स्ट्राइक्स को मैं इलीगल बता रहा हूँ ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू. Not only that, he introduced Preventive Detention Act to suppress his opponents. Thus, prisoners were often held without any trial. The Detention Act soon made his administration very much unpopular. सिर्फ यही नहीं, नकुरमा ने क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी लागू किया, जिसके थ्रू वो किसी भी इंसान को ऐसे ही प्रिजन में, मतलब ऐसे ही जेल के अंदर डाल देता था बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के, बिना कोर्ट के सामने ले जाए, बिना रीज़न बताए कि वो उसे क्यों अरेस्ट कर रहा है ना. उसके बाद सम ऑफ हिज associates used the law to arrest innocent people to capture their business assets. Nkrumah's advisors became reluctant to question policies for the fear they might be seen as opponents. अब जो है नकुरमा के जितने एसोसिएट्स थे ना, कुछ मतलब जो उसके साथी थे, उन्होंने कुछ इनोसेंट लोग जिसने कुछ नहीं किया उसे भी अरेस्ट करके वो जेल के अंदर डाल देते थे, ताकि उनका जो भी प्रॉपर्टी है, उनका जो भी इनकम है, जितना पैसा है वो उसे ले पाए, उसे कैप्चर कर पाए. अब नकुरमा के जो एडवाइज़र्स थे ना, जो उसे एडवाइस देते थे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये पॉलिसी लाना चाहिए, तुम्हें वो पॉलिसी लाना चाहिए, उसने भी कुछ नहीं बोला. उन्होंने भी, वो भी चुप रहे. क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलते तो नकुरमा को लगता कि ये तो मेरे ओपोनेंट्स है, तो वो उन्हें भी जेल के अंदर डाल देते, उन्हें भी मौत की सज़ा सुना देते. ठीक है. When the railway workers went on strike in 1961, Nkrumah ordered the leaders of the strike and opposition leaders to arrest under the Trade Union Act of 1958. He justified the action on the ground that the opposition parties were based on tribal differences, were not constructive and want more powers in their own areas. Moreover, they had no experience of working in a parliamentary system. अब एक रेलवे वर्कर्स थे, रेलवे का जो ग्रुप होता है ना वर्कर्स का, वो एक स्ट्राइक पे चले गए 1961 में. और इसके बाद नकुरमा ने क्या बोला, नकुरमा ने बोला कि इन जितने भी लोग स्ट्राइक पे गए थे ना, उन्हें अरेस्ट कर लो. क्यों अरेस्ट कर लो? क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट उसने लागू किया था 1958 में ही, ट्रेड यूनियन एक्ट लागू किया था, जिसके थ्रू स्ट्राइक्स को नकुरमा ने इलीगल बता दिया था, है ना. तो उसके थ्रू नकुरमा ने बोला कि इन्हें जो है अरेस्ट कर लो. ऑल्सो ट्रेड यूनियन एक्ट का ईयर जो है ना, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स. ठीक है. तो जो ये रेलवे वर्कर्स जो स्ट्राइक पे गए थे, उसे नकुरमा ने अरेस्ट करवा लिया. उसके बाद अरेस्ट करने का रीज़न क्या दिया, उसने बोला कि जो अपोजिशन पार्टीज थे ना, ये ट्राइबल डिफरेंसेस, मतलब ये इन्हें पहले तो काम करने नहीं आता था, इनको अपने एरिया में पावर चाहिए था, और ये ट्राइबल डिफरेंसेस कर रहे थे, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे काम करते हैं एंड ये सब, इसीलिए वो स्ट्राइक पे जा रहे थे और वो गलत कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें अरेस्ट करवा लिया. ये रीज़न दिया किसने? नकुरमा ने. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद in 1964 he amended the constitution which made CPP the only legal party and Nkrumah the president for life of both nation and party. Ghana now became one party state since independence. The amendment thus transformed Nkrumah's presidency into a de facto legal dictatorship. The opposition leaders were arrested and imprisoned for up to 5 years without trial. Even the most respected opposition leader, J.B. Danquah, was arrested and he died in prison. So basically 1964 में उसने जो नकुरमा है, उसकी जो पार्टी थी CPP, उसको उसके मतलब नकुरमा ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. अमेंड मतलब क्या? चेंजेस लाई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें उसने ये लिखा कि CPP जो है, कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी, वही एक सिंगल लीगल पार्टी है पूरे अफ्रीका में, और नकुरमा प्रेसिडेंट है पूरे नेशन का और लोगों की ज़िंदगियों का भी. ठीक है. पूरा एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप नकुरमा ने लागू कर दिया पूरे अफ्रीका में, और लीगली लागू कर दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसने ये लिख दिया. अब घाना जो है वन पार्टी स्टेट बन गई,
और वो वन पार्टी स्टेट, और नकुरमा जो है वो सोल प्रेसिडेंट बन गया, एक डिक्टेटर बन गया वहाँ का। और जो ऑपोजिशन लीडर्स थे ना, उन्हें भी अरेस्ट कर दिया गया। जैसे JB डानक्वा, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत रिस्पेक्टेड, एक तरह से पूरे अफ्रीका में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। JB डानक्वा को, वो एक ऑपोजिशन लीडर थे नकुरमा के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। 1964 just a moment, in 1964 all parties except Nkrumah's own party were banned, and even within his own party no criticism was allowed. Henceforth he began to build up his image as the father of the nation. Very very important, you guys, please underline it. तो बेसिकली नकुरमा ने क्या किया, 1964 में जितने भी दूसरे पार्टीज़ थे ना, उन सबको बैन कर दिया। और उसके खुद के पार्टी में भी अगर कुछ ऐसे लोग थे जो उसके इस रूल को, जो उसके इस पॉलिसी को, जो उसके इस डिसीजन को अपोज कर रहे थे, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उसे भी उसने अरेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसने अपनी इमेज धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में एक तरह से फादर ऑफ द नेशन की तरह इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, कि मैं ही हूँ तुम्हारा पिता, मैं ही हूँ तुम्हारा सोल डिक्टेटर, और तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी, वरना तुम यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। Nkrumah wanted Ghana to have modern armed forces, so he acquired aircraft and ships and introduced conscription. He also gave support to rebels fighting against the government of Rhodesia, now Zimbabwe, which had declared independence from Britain in 1965. और नकुरमा ने क्या किया, घाना को के जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, जो उसकी आर्मी है, उसको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। तो एयरक्राफ्ट, शिप्स, इन सब को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसके जितने भी वॉर वेपन्स थे उसको भी मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। और उसने एक सपोर्ट भी भेजा, किसको, तो एक गवर्नमेंट थी जो फाइट कर रही थी, जो जिम्बाब्वे थी, जो अब आज के एरा में जिसे जिम्बाब्वे हम कहते हैं, वो उस टाइम पे रोडेशिया था। तो उसे हेल्प भेजा नकुरमा ने, क्यों हेल्प भेजा, क्योंकि जो रोडेशिया थी वो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रही थी इंडिपेंडेंस पाने के लिए। तो नकुरमा ने वहाँ पे भी उसे हेल्प किया, ठीक है। फॉल ऑफ नकुरमा 1966। तो आपने सारे रीजंस हमने देख लिए, राइट। आपको मैंने बता दिए जितने भी रीजंस थे नकुरमा के डाउनफॉल के, वो सारे आपने देख लिए। तो all these and the fact that he had acquired huge amount of personal fortune through corruption was too much for the army. On 24th February 1966, while he was on a state visit to North Vietnam and China, his government was overthrown in a military coup led by Emmanuel Kwasi Kutoka and the National Liberation Council. Nkrumah never came back to Ghana. He lived in exile in Guinea as a guest of the president. As his health was deteriorating, Nkrumah went to Bucharest, Romania for medical treatment. Nkrumah died there in April 1972 at the age of 62. सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नकुरमा का डाउनफॉल तो एनीवे शुरू हो गया था, क्या रीजंस थे उसको ओवरथ्रो करने का, वो आपने देख लिया। तो ये सारा रीज़न भी था, और काफ़ी उसने करप्शन की थी, है ना। तो 24 फरवरी 1966 को नकुरमा नॉर्थ वियतनाम और चाइना में गए थे ऐसे ही विजिट करने, ठीक है। और उसकी विजिट जब वो करने गए थे, तब यहाँ पे एक मिलिट्री कूप थी जिसे हेड कौन कर रहा था, एमैनुअल क्वासी कुतोका, और उसका ग्रुप का नाम क्या था, नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ठीक है। उसने जो यहाँ पे नकुरमा की जो गवर्नमेंट थी उसको मार फेंका, मतलब उसको हटा दिया सत्ता से। उसके बाद जब नकुरमा को ये चीज़ पता चली वहाँ पे, तो वो वापस कभी घाना नहीं आया, और वो गुइनिया में ही वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत की उसने। वहाँ गुइनिया के जो प्रेसिडेंट थे उसके गेस्ट की तरह वो वहाँ रहे। फिर उसके बाद जब उनका हेल्थ ख़राब होने लगा, तो उसके बाद नकुरमा कहाँ गए, रोमानिया में गए, बुचारेस्ट में। वहाँ पर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हुई, बट इवेंचुअली नकुरमा की डेथ हो जाती है अप्रैल 1972 में, और उनकी एज उस टाइम पे क्या थी, 62। With this, I would like to end today's video. I hope you understand whatever I taught. And if you like the video, do like, comment, share and subscribe. Please share and subscribe. If you really like the video, share it with your friends, because exams are really approaching, and I hope this be helpful for all of you and your friends too. So share it with them, and do subscribe. I have seen this, that you guys watch my videos but don't subscribe it, so please subscribe the channel. And yeah, till then, happy reading and take care everyone. All the best for your exams.